गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम साइंस के 9वें चैप्टर हमारे उपयोगी पदार्थ इस विषय में चर्चा करेंगे। मैं वेरावली स्कूल से बीना सिंह हूँ। इससे पहले हमने उपयोगी पदार्थ के बारे में 7वीं कक्षा में चर्चा की थी। अब पदार्थ पदार्थ का अर्थ क्या है? पदार्थ वह वस्तु है जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जगह घेरती है। फॉर एग्जाम्पल पेन हो गया, टी शर्ट हो गई, पेन हो गया, टी शर्ट हो गई। उसके अलावा क्या हमने और क्या क्या पढ़ाई की थी? साबुन के बारे में, टूथपेस्ट के बारे में, ये सब के बारे में हमने बहुत ही अच्छी तरीके से 7वीं कक्षा में अध्ययन किया था। अब हम उस पर थोड़ा विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हमारे चर्चा के मुद्दे होंगे सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इससे पहले हम थोड़ा जानेंगे कि दैनिक जीवन में हम कौन कौन से महत्वपूर्ण पदार्थों का उपयोग करते हैं। तो रोजमर्रा के जीवन में हम कौन कौन से पदार्थों का उपयोग करते हैं, जैसे नमक हो गया, साबुन हो गया, टूथपेस्ट, खाने का सोडा, पानी, दही, दूध, फिटकरी, लोहा, गंधक, कपड़े धोने का पाउडर। इन सारी चीजों का हम उपयोग करते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। और उनका वैज्ञानिक दृष्टि से कैसे वर्गीकरण किया जाता है? वैज्ञानिक दृष्टि से कैसे वर्गीकरण किया जाता है? अम्ल, क्षारक, धातु, भस्म, अधातु, लवण, इन सब के रूप में इनका वर्गीकरण किया जाता है। तो हमें ये सारे पदार्थ वापस से दिए गए हैं और हमें कहा गया है कि इनका वर्गीकरण करना है। हमें वर्गीकरण किस किस में करना है? अम्ल, क्षारक, धातु, अधातु तथा लवण के रूप में हमें इसका वर्गीकरण करना है। अम्ल, क्षारक, इसके बारे में हमने 5वें चैप्टर में चर्चा की है। धातु, अधातु, इसके बारे में मैंने आप लोगों को 13वें पाठ पढ़ाते समय इसकी परिभाषा और इसके गुणधर्म के बारे में बताया था। लवण एक वर्ड है जो रह गया था। अब लवण के बारे में मैं बताने वाली हूँ। लवण क्या है? लवण वह यौगिक है जो किसी अम्ल के एक या अधिक H परमाणु को किसी क्षारक के एक या अधिक धनायन से प्रतिस्थापित करता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड के बारे में सुना रहेगा। सोडियम क्लोराइड एकदम बेस्ट एग्जाम्पल है। सोडियम क्लोराइड का अर्थ क्या है? जो खाने का नमक हम यूज करते हैं वह। खाने का नमक का केमिकल स्वरूप क्या है? केमिकल फॉर्मूला क्या है? NaCl। Na मतलब सोडियम, Cl मतलब क्लोरीन। तो सोडियम जो होता है वह धातु है। उसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक। उसका परमाणु क्रमांक क्या है? 11। और इलेक्ट्रॉनिक संरूपण क्या होता है? 2,8,1, अगर आपको याद होगा तो। और उसकी बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसे अपना अष्टक पूर्ण करना है। अष्टक पूर्ण करने के लिए उसे क्या करना होगा? अपने एक इलेक्ट्रॉन को दान करना पड़ेगा। दान करने के बाद वह क्या बन जाएगा? धनायन बन जाएगा। और क्लोरीन जो है उसने उसका एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है। और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण क्या है? 2, 8, 7। 7 है तो इसको 8 पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ी, तो उसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो उसकी बाह्यतम कक्षा में अब क्या हो गया? 2,8,8। तो इसलिए यह कैसा ऋण आयन हो गया? ऋण आयन हो गया। यह कैसा आयन हो गया? ऋण आयन हो गया। अब ये दोनों मिलके किसका निर्माण करते हैं? नमक का, NaCl। तो इसे हम क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। फिर से लवण की परिभाषा मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। लवण वह यौगिक है जो किसी अम्ल के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को किसी क्षारक के एक या अधिक धनायन से प्रतिस्थापित करता है। ठीक है, अब इसमें भी सामान्य लवण के बारे में हम जानेंगे। सामान्य लवण क्या है? सामान्य लवण क्या है? वह
जिस आयोनिक यौगिक में H+ तथा OH- आयन नहीं होते हैं, इसमें प्लस या माइनस का कोई सिंबल नहीं होगा। इसमें धनायन तथा ऋणायन होंगे, और धनायन ऋणायन किस प्रकार के होंगे? एक ही प्रकार के होंगे। उसे हम कहेंगे सामान्य लवण कहेंगे। उसका एग्जाम्पल है सोडियम सल्फेट, पोटेशियम फास्फेट, कैल्शियम क्लोराइड। Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट, K3PO4 मतलब पोटेशियम फास्फेट, CaCl2 मतलब कैल्शियम क्लोराइड। प्रकृति में हमें अकार्बनिक पदार्थ अम्ल तथा क्षारक के रूप में नहीं बल्कि लवणों के रूप में मिलते हैं। समुद्र जल में एक वर्ष में 8 करोड़ टन लवण मिलता है। अब समुद्र में इतने सारे लवण मिलते कहाँ से हैं? अगर आप लोगों को याद होगा तो समुद्र में कई प्रकार के जीव जंतु, पौधे, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। यह वहां पर दबते जाती हैं, इनका विघटन होता है। विघटन होने के बाद वहां पर जो है लवण बनना शुरू होते हैं। तो समुद्र जो है वह लवणों का समृद्ध स्रोत है। इससे हमें क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ब्रोमीन जैसे तत्वों के विविध लवणों का समृद्ध स्रोत प्राप्त होता है। इनका हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत ही उपयोग होता है, और उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। हमें कुछ निरीक्षण करने के लिए तालिका दी गई है, उसमें हमें लवण दिया गया है, उसका मूल रंग कैसा होगा, सार्वत्रिक सूचक डालने पर उसका रंग कैसा होगा, पीएच का क्या मान होगा, और वह किस स्वरूप का होगा, अम्लीय होगा कि क्षारकीय होगा कि उदासीन होगा, इसके बारे में हमें एक्सपेरिमेंट करके इसके बारे में पता करना होगा। तो यह निरीक्षण तालिका मैंने कंप्लीट की है। सादा नमक जो होता है, अगर आप उसको पानी में घोलोगे तो वो उसका मूल रंग कैसा होता है? सादे नमक का जो हम खाने के नमक में उपयोग करते हैं वह रंगहीन होता है, उसका कोई कलर नहीं है। जब इसमें हम सार्वत्रिक सूचक डालेंगे, सार्वत्रिक सूचक मतलब यूनिवर्सल इंडिकेटर, जिससे हम पता करते हैं यह अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है, तो वो पता करने के लिए जैसे लिटमस पेपर हो गया, हल्दी हो गया, ऐसे कुछ कुछ चीजों का हम लोग उपयोग करते हैं। तो ऐसे ही सार्वत्रिक सूचक का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। जब नमक में सार्वत्रिक सूचक डाला गया तो वह हरे कलर का टर्न हो गया। हरे कलर, जब हम पीएच मीटर देखेंगे उसमें पीएच मीटर में हरा कलर तुम्हारे पेज नंबर 151 पर पीएच मीटर दिया गया है। जब हरे कलर का होता है वह पदार्थ, तो हरे कलर में वह कैसा दिखता है? उसे क्या कहते हैं? उदासीन। अब पीएच मीटर क्या है? उसमें 1 से लेकर 14 तक के अंक होते हैं। 1 से लेकर 7 से कम, 7 नहीं होना चाहिए, 7 से कम होगा तो वह अम्लीय प्रवृत्ति का होगा, और 7 से अधिक से लेकर 14 तक होगा तो वह क्षारकीय प्रवृत्ति का होगा। और उसमें अगर सिर्फ और सिर्फ मान 7 आ रहा है तो वह उदासीन प्रवृत्ति का होगा, और उदासीन प्रवृत्ति का कलर हमें क्या दिया गया है? हरा दिया गया है। तो फिर से रिवीजन कर लेते हैं इसका। 1 से लेकर 7 से कम तक होगा तो वह अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। 7 से अधिक से लेकर 14 तक होगा तो वह क्षारकीय प्रवृत्ति का होगा, और यदि सिर्फ और सिर्फ 7 होगा तो वह उदासीन प्रवृत्ति का होगा। उदासीन प्रवृत्ति का मतलब वह सेटल है, अब वह किसी भी इलेक्ट्रॉनिक किसी भी रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता है, वह सेटल डाउन है। तो सादा नमक का हम निरीक्षण करेंगे तो वह रंगहीन प्रवृत्ति का है। सार्वत्रिक सूचक डालने पर उसका कलर हरा हो जाता है। उसके पीएच का मान 7 है, और उसका स्वरूप क्या है? उदासीन प्रवृत्ति का है। दूसरा है साबुन। साबुन अगर एग्जैक्ट
साबुन देखोगे उसमें कोई कलर ना मिलाया जाए तो वह रंगहीन प्रवृत्ति का होगा। उसमें जब सार्वत्रिक सूचक डालेंगे तो वह जामुनी कलर में टर्न हो जाएगा, और उसके पीएच का मान जब हम इवेल्युएट करेंगे, देखेंगे उस पीएच मीटर में, तो 13 होगा और वह भी क्षारकीय प्रवृत्ति का होगा। उसके बाद है धोने का सोडा, जो हम घर में यूज करते हैं कपड़े धुलने के लिए, वह भी रंगहीन प्रवृत्ति का है। जब सार्वत्रिक सूचक डालेंगे तो नीले कलर का हो जाएगा। नीले कलर में उसका मान कितना होगा, 9 पीएच का मान, और वह क्षारकीय प्रवृत्ति का होगा। इसी तरीके से बेकिंग सोडा रंगहीन नीला और उसका पीएच मान 8.5 क्षारकीय प्रवृत्ति का। ब्लीचिंग पाउडर जो है वह भी रंगहीन कलर का होगा, नीला। ब्लीचिंग पाउडर याद होगा, जब हम किसी कपड़े में से कलर छुड़ाने के लिए करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, वह भी रंगहीन होता है। सार्वत्रिक सूचक डालने पे उसका भी मान 9 होगा पीएच का मान, कलर नीला, और वह क्षारकीय प्रवृत्ति का होगा। इसमें लास्ट दिया गया है पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो भी रंगहीन होगा। उसमें कलर हरा आएगा, पीएच का मान 7, पीएच का मान 7 आ गया तो यह कैसी प्रवृत्ति का होगा, उदासीन प्रवृत्ति का होगा। फिर हमें टेक्स्ट बुक में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं पेज नंबर 151 पर। नीचे दी गई पट्टी क्या है, उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो वह पट्टी क्या है, वह पीएच मीटर है, और इसका उपयोग क्या होता है, स्वरूप ज्ञात करने के लिए होता है कि जो दिया गया लवण है वह किस स्वरूप का है, अम्लीय, क्षारकीय या उदासीन। फिर दिया गया है कि यह कैसे निश्चित किया जाता है कि पदार्थ अम्ल, क्षारक और उदासीन है। इसका भी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया। 1 या 7 से कम है तो अम्लीय, 7 है तो उदासीन, 7 से अधिक 14 तक है तो क्षारकीय होगा। घर में इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थों की 1 से 14 मान के अनुसार सूची बनाइए। तो ये कृति आपको करनी है, घर में क्या क्या चीजें हैं उस पे सार्वत्रिक सूचक डालकर उसका मान ज्ञात कीजिए कि वह क्या रेंज के अंदर में आ रहा है और उसकी प्रवृत्ति क्या है, अम्लीय है, क्षारकीय है या उदासीन है। हमने पिछले पार्ट में पढ़ा है जब लवण का पीएच मान 7 होता है तो वह लवण उदासीन होता है तथा वह प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से निर्मित होता है। फिल इन द ब्लैंक्स में आगे की कक्षाओं में पूछा जाता है कि उदासीन लवण डैश के द्वारा निर्मित होता है, या फिर 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा। तो आप लोगों को लिखना रहेगा प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार के द्वारा निर्मित होता है। अम्लीय प्रवृत्ति का कब होता है, जब वह प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के द्वारा निर्मित होगा तब। और लवणीय क्षारकीय प्रवृत्ति का कब होगा, जब दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार मिलकर बनेगा तब। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड मतलब खाने का नमक। खाने का नमक हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। भोजन को नमकीन स्वाद देने वाला नमक हमारे दैनिक जीवन में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला लवण है। इसे हम डे टू डे लाइफ में रोजमर्रा की जीवन में यूज में लाते हैं। इस लवण का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, NaCl के द्वारा दर्शाया जाता है। अब हमें अगर सोडियम क्लोराइड प्राप्त करना है तो उसका रिएक्शन क्या होगा, किसके द्वारा ज्ञात प्राप्त करेंगे इसे हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जलीय विलयनों की अभिक्रिया के द्वारा हम सोडियम क्लोराइड प्राप्त करेंगे और वाटर निकलेगा उस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा। तो NaOH प्लस HCl का जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें NaCl तथा H2O का निर्माण
होता है। आप पेंसिल से नोट डाउन कर लो। NaOH प्लस HCl की जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो NaCl और H2O का निर्माण होगा। यह लवण उदासीन होता है तथा इसके जलीय विलयन का मान, पीएच का मान कितना होता है? 7 होता है। यह हमने ऊपर ही देख लिया था। अब हम इसके गुणधर्म के बारे में चर्चा करेंगे। इसका गुणधर्म क्या होता है, भौतिक अवस्था क्या होती है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। यह कैसा दिखने में कैसा होगा? रंगहीन होगा, इसमें कोई कलर नहीं है। केलासी आयोनिक यौगिक है। केलासीय आयनिक यौगिक का क्या अर्थ है? केलासीय रचना के बारे में हमने 13वें चैप्टर में चर्चा की थी। केलासीय मतलब होता है जिसका क्वथनांक तथा द्रवणांक बहुत ही उच्च होता है। क्वथनांक मतलब जिस टेम्परेचर पे वह भाप की अवस्था में कन्वर्ट होता है। गलनांक का अर्थ है जिसमें वह द्रवीय अवस्था में कन्वर्ट होता है। तो इसका द्रवणांक और क्वथनांक बहुत ही ऊंचा होता है, उच्च होता है। यह केलासीय प्रवृत्ति का है, मतलब इसके परमाणु की रचना नियमित तथा निश्चित होती है। केलासीय रूप के कार्बनिक पदार्थों की निश्चित भूमितीय रचना, तेज सिरे और समतल पृष्ठभाग होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? केलासीय आयनिक यौगिक कहते हैं। इसकी केलासीय रचना में केलासन जल नहीं होता है। अगर इसमें केलासन जल होगा तो यह क्या हो जाएगा? थोड़ा नम दिखेगा। यह उदासीन लवण है। इसका स्वाद नमकीन होता है। जब हम टेस्ट करेंगे तो टेस्ट करने पर यह नमकीन प्रवृत्ति का होगा। इस यौगिक का उपयोग सोडियम कार्बोनेट तथा सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे लवणों की निर्मित के लिए किया जाता है। इसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं? इसका उपयोग हम सोडियम कार्बोनेट तथा सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे लवणों की निर्मित के लिए करते हैं। सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसका अपघटन होता है। अब संतृप्त जलीय विलयन होता क्या है? संतृप्त जलीय विलयन और कुछ नहीं, वह जिसमें हम समझो फॉर एग्जाम्पल हमने 1 लीटर पानी लिया है। 1 लीटर पानी में हम 25% उसका 25% भाग जो है नमक लेंगे। उसका 25% कितना होगा? पाव की। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? पानी में उस लवण को, सोडियम क्लोराइड को मिक्स करेंगे और तब तक मिक्स करते रहेंगे जब तक उसमें एक भी उसका कण न बचा हुआ हो, एक भी पदार्थ न बचा हुआ हो। और उसके बाद हम और ऐड करेंगे अगर उसमें नमक, तो उसका कुछ पदार्थ, कुछ शेष पदार्थ नीचे बच जाता है, मतलब वह उससे ज्यादा घुलने की क्षमता उसमें नहीं है। तो उसे हम क्या कहेंगे? संतृप्त जलीय विलयन कहेंगे। तो सोडियम क्लोराइड को हम 1 लीटर पानी में घोल रहे हैं और वो कितना होना चाहिए? पाव किलो का होना चाहिए। तो उसे हम क्या कहेंगे? संतृप्त जलीय विलयन कहेंगे। उसमें से क्या करेंगे? विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए एनोड, कैथोड और सेल का उपयोग करेंगे। तो हमें पता चलेगा कि ऋणाग्र पर हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है और धनाग्र पर क्लोरीन गैस मुक्त हो रही है। क्लोरीन गैस की निम्नति के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। आगे चल के हमें क्लोरीन गैस का भी उपयोग पता चलेगा कि क्लोरीन गैस का क्या उपयोग है। इस विधि द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड एक महत्वपूर्ण क्षारकीय यौगिक बनता है। तो क्या करेंगे हम? सोडियम क्लोराइड जो है उसकी रासायनिक अभिक्रिया किसके द्वारा करेंगे? पानी के द्वारा कर रहे हैं। और जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, क्लोरीन गैस मुक्त होती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अगर हम कभी नमक को समझ लो चम्मच पर लेके
गैस बर्नर ऑन करेंगे। बर्नर ऑन करने पर हम देखेंगे कुछ समय बाद, बर्नर ऑन करने के कुछ समय बाद क्या होगा, वह एकदम व्हाइट कलर का एक पदार्थ बचा रहेगा। मतलब उसमें क्या होगा, उससे में से जो बहुत थोड़ा बहुत पानी है वह पानी भी उड़ जाएगा और सिर्फ क्या बचेगी, संगलित अवस्था में नमक बचा हुआ मिलेगा। तो ये प्रक्रिया किसी बड़ों के रहने पर ही करना। 1 चम्मच में सोडियम क्लोराइड लेना और उसमें बर्नर एकदम स्लो आंच पे रखना और हम देखेंगे क्या, वह नमक का अवशेष बचा हुआ रहेगा संगलित अवस्था में। मतलब उसमें जो थोड़ा बहुत पानी है वह पानी भी उड़ जाएगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, संगलित अवस्था कहते हैं। संगलित नमक का अपघटन करने से धनाग्र पर क्लोरीन गैस और ऋणाग्र पर द्रव रूपी सोडियम धातु प्राप्त होती है। जब हम संगलित नमक का भी अपघटन करेंगे तो हमें क्या होगा, धनाग्र पर क्लोरीन गैस मिलेगी और ऋणाग्र पर द्रव रूपी सोडियम धातु प्राप्त होगी। तो इसका गुणधर्म क्या होगा, यह रंगहीन केलासी आयनिक यौगिक है। केलासी रचना में केलासन जल नहीं होता है, इसमें पानी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। यह एक उदासीन लवण है, इसका टेस्ट नमकीन होता है। इसका उपयोग हम सोडियम कार्बोनेट, धोने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने के सोडे के रूप में भी इसका को बनाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। अगर हम सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जल में से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्लोरीन गैस तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। क्लोरीन गैस जो है धनाग्र पर मुक्त होगी और हाइड्रोजन गैस जो है वह ऋणाग्र पर मुक्त होगी। उच्च तापमान पर रखने पर होगा, उच्च तापमान पर वह पिघल जाता है और संगलित अवस्था में हो जाता है, एकदम व्हाइट कलर का अवशेष बचता है। अब इस संगलित नमक का अगर हम अपघटन करेंगे तब धनाग्र पर क्लोरीन गैस और ऋणाग्र पर सोडियम धातु प्राप्त होगी। अब नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में। सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब क्या होता है, खाने का सोडा। खाने के सोडे का हम बहुत ही जगह पर उपयोग करते हैं, घर में, किचन में। उसका उपयोग रोजमर्रा के जीवन में भी कभी कभी किया जाता है। क्या उपयोग होता है, जब हम केक बनाते हैं, केक बनाने में उसको, उसमें से अगर तुम देखोगे तो रंध्रमय दिखेगा, स्पंजी दिखेगा वह केक। तो स्पंजी वह किस वजह से होता है, क्योंकि उसमें खाने का सोडा मिलाया जाता है। खाने का सोडा मिलाने पर क्या होगा, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होगी। कार्बन डाइऑक्साइड जब मुक्त होती है तो उसमें छिद्र छिद्र बना हुआ होता है और उस छिद्र में से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जिसके द्वारा वह हमारा जो केक होता है वह स्पंजी हो जाता है। केक हो गया, ढोकला हो गया, पकोड़े हो गए, ये सबको बनाने के लिए खाने के सोडे का उपयोग किया जाता है। इसका कारण यह है कि आटे में खाने का सोडा डालते हैं श्वेत अकेलासीय चूर्ण। अब यह सोडियम बाइकार्बोनेट कैसा होता है, यह अकेलासीय चूर्ण है, मतलब इसकी कोई विशेष तरह की रचना नहीं होती, न इसका बहुत ही उच्च क्वथनांक और द्रवणांक भी नहीं होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। और इसका अणुसूत्र जो है वह NaHCO3 है। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या है, रासायनिक अणुसूत्र NaHCO3। और इसका कोई नाम पूछेगा, केमिकल नाम क्या है, तो तुम क्या कहोगे, इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हो। अब इसके गुणधर्म के बारे में चर्चा करेंगे, इसका गुणधर्म और इसका उपयोग क्या है। सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर गीले लिटमस के साथ अभिक्रिया से लाल लिटमस जो होता है वह नीला हो जाता है।
अगर लाल लिटमस पेपर नीला हो गया, इसका क्या कंक्लूजन होता है? वह क्षारीय प्रवृत्ति का होगा। वह कैसी प्रवृत्ति का होगा? क्षारीय प्रवृत्ति का होगा। इसका उपयोग हम पाव, केक, ढोकला बनाने के लिए करते हैं। क्षारीय प्रवृत्ति का होने के कारण इसका उपयोग पेट की अम्लता को कम करने के लिए किया जाता है। इसका अर्थ क्या होता है? पेट की अम्लता, हमारे पेट में बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस पाए जाते हैं। पाचन की क्रिया के लिए वह डाइजेस्टिव जूसेस क्या होते हैं? बहुत ही उपयोगी होते हैं। अगर इन जूसेस का, इसमें एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी पाया जाता है, इसका लेवल अगर अधिक हो जाता है तो इस अम्ल का अगर लेवल ऊंचा हो गया तो हम बोलेंगे एसिडिटी हो गई है। तो इस एसिडिटी को कम करने के लिए भी हम क्या करते हैं? सोडा पीते हैं। इनो, इनो आजकल फेमस है ना। इनो और कुछ नहीं बल्कि वह क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, इसलिए एसिडिटी कम करने के लिए उसे पानी में घोलकर लोग पीते हैं। अग्निशामक यंत्र का मुख्य घटक कार्बन डाइऑक्साइड तैयार करने के लिए भी सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। ओवन को स्वच्छ करने के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है, जिसके द्वारा वह तुरंत ही क्लीन हो जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। इसके बाद है नेक्स्ट घटक ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? वह कैसे निर्माण होता है? ब्लीचिंग पाउडर जो हम देखते हैं, कभी कभी कपड़े में से कलर निकालने के लिए किया जाता है, कुछ दाग लग जाता है तो उसे, उसका डाइल्यूट हल्की मात्रा में उसे पानी में घोला जाता है और घोलकर उस जगह पर जहां पर दाग लगा हुआ रहता है उसमें डाला जाता है। ज्यादा डालोगे तो एकदम से कलर निकल जाएगा कपड़े का। तो इसमें हमें एक रीति दी गई है। रंगीन कपड़े का एक टुकड़ा लीजिए, इसके थोड़े से भाग पर विरंजक चूर्ण का संतृप्त विलयन थोड़ी सी मात्रा में डालिए। क्या होता है इसका निरीक्षण कीजिए। कपड़े के रंग में क्या परिवर्तन होता है? अगर उसमें कपड़े का रंगहीन रंग है कपड़े में, तो ज्यादा समय तक रखेंगे तो वह कपड़े का रंग उड़ जाएगा उस जगह से। अब ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है? बरसात में नल के पानी से एक विशिष्ट तीक्ष्ण गंध आती है। कभी कभी आपने इसका अनुभव लिया होगा। अगर तुम बरसात के दिनों में पानी को अपने नाक के पास लेकर जाओगे तो तुम्हें एकदम तीव्र गंध आएगी। वो तीव्र गंध किस लिए आती है? क्योंकि पानी को स्वच्छ करने के लिए वो लोग ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं और तीव्र गंध उसमें क्लोरीन गैस होने की वजह से आती है। तो अगर ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करना है तो उसमें क्या करेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्रतिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ किया जाएगा तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड तथा पानी का निर्माण होगा। तैरने के तालाब के पानी में से भी यही गंध आती है। यह गंध क्लोरीन गैस की होती है, जिसका उपयोग पानी के जंतुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। आजकल वाटर पार्क में अगर आप कभी गए होगे तो वाटर पार्क में भी पानी को क्लीन करने के लिए उन लोग क्लोरीन गैस मिलाते हैं या फिर ब्लीचिंग पाउडर बहुत ही ज्यादा मात्रा में मिलाते हैं। इसलिए कभी कभी इंसान आता है पानी में से नहाकर तो बोलता है कि सनबर्न हो गया है, मतलब स्किन थोड़ी थोड़ी काली पड़ गई है। तो इसलिए वहां पर जाने से पहले यूवी प्रोटेक्टेड क्रीम लगाकर जाना चाहिए। यह गंध क्लोरीन गैस की होती है, जिसका उपयोग पानी के जंतुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। क्लोरीन गैस क्या होती है? ऑक्सीकारक होती है, जिसके द्वारा क्या होता है? जंतु नष्ट हो जाते हैं। गैसीय अवस्था में होने के कारण क्लोरीन गैस का उपयोग करना असुविधाजनक होता है, इसलिए उसको सुविधाजनक में कन्वर्ट करने के लिए हम और कुछ नहीं बल्कि विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। हवा की कार्बन डाइऑक्साइड के कारण विरंजक चूर्ण का मंद गति से अपघटन होता है और क्लोरीन गैस मुक्त होती है। इस मुक्त क्लोरीन के कारण विरंजक चूर्ण को यही गुणधर्म प्राप्त होता है जो क्लोरीन गैस के द्वारा होता है।
तो क्या होता है, विरंजक चूर्ण जो होता है उसका हवा की कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिससे कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और क्लोरीन गैस मुक्त होती है। क्लोरीन गैस का उपयोग कहाँ होता है? क्लोरीन गैस का उपयोग जंतुओं को नष्ट करने के लिए होता है, निर्जंतुकीकरण के लिए होता है। अब आप कहोगे निर्जंतुकीकरण मतलब क्या? जो भी, जहां पर भी जीव जंतु पाए जाते हैं उनको मारने का काम, उसको वहां से हटाने का काम जो होता है क्लोरीन गैस करती है, इसलिए इसे हम निर्जंतुकीकरण के लिए भी उपयोग में लाते हैं। और अगर हमें बोला जाएगा कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, तो कैसे बनता है, हम क्या करेंगे, बुझा हुआ चूना या शुष्क चूना जिसको कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है स्लैक्ट लाइम, इसका हम क्या करेंगे, क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हमें विरंजक चूर्ण और पानी प्राप्त होगा। अब इसका क्या उपयोग है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वह और उसका गुणधर्म, इसका अध्ययन करेंगे। यह पीले तथा सफेद रंग का होता है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। इसका नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इससे बड़ी मात्रा में क्लोरीन की गंध आती है। क्लोरीन की गंध क्यों आती है? क्योंकि इसमें हवा की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है और क्लोरीन गैस मुक्त करता है। जल शुद्धिकरण केंद्रों में पीने के पानी के निर्जंतुकीकरण तथा तैरने के तालाबों में पानी के निर्जंतुकीकरण के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बारे में बताया था मैंने। कपड़ों का विरंजन करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। मतलब कपड़ों को भी डिसइंफेक्टेंट करने के लिए, अगर कुछ उसमें भी जीव जंतु होंगे उसको हटाने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। रास्तों के किनारे और कचरे की जगहों को निर्जंतुकीकरण करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। जब बीएमसी की गाड़ी आती है, कचरे को उठाकर लेके जाती है, तो उसके बाद भी उसमें क्या डाला जाता है, ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है। ब्लीचिंग पाउडर डालने पर क्या होगा, वहां पर उत्पन्न हुए जीव जंतु का भी नष्ट हो जाएंगे। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ विरंजक चूर्ण की तीव्र अभिक्रिया होकर क्लोरीन गैस पूर्ण रूप से मुक्त होती है। यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ यहाँ पर रिएक्शन दिया गया है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन हो रहा है तो कैल्शियम सल्फेट तथा क्लोरीन गैस मुक्त हो रही है और H2O पानी का निर्माण हो रहा है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया होकर कैल्शियम कार्बोनेट तथा क्लोरीन की निर्मित होती है। ये भी हमने पढ़ा, जब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होता है तब क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है तथा क्लोरीन गैस मुक्त होती है। आज का लास्ट टॉपिक है धोने का सोडा, जिसे हम Na2CO3 द्वारा दर्शाते हैं और उसका जो नाम है, रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, कुएं तथा बोरवेल के दुष्फेन पानी, जिसे कठोर पानी भी कहते हैं, ये 7वीं में हमने अध्ययन किया है, इसका बहुत ही एलॉबरेटली अध्ययन किया है। इसमें जो होता है कठोर पानी में क्या होता है, कठोर पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम फ्लोराइड्स और सल्फेट होता है, जिसके कारण क्या होता है, पानी दुष्फेन हो जाता है। पानी दुष्फेन हो जाता है अर्थात उससे कपड़ा हम नहीं धुल सकते हैं, वह कपड़ों में से मैल नहीं निकालेगा। तो उसे दुष्फेन पानी को सुफेन बनाने के लिए क्या करते हैं, उसमें धोने का सोडा या फिर सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट डालते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, पानी
मृदु हो जाता है। वह मृदु कैसे होगा? समझो मैग्नीशियम क्लोराइड पानी में मिला हुआ है, तो उसकी रासायनिक अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट के द्वारा करेंगे तो क्या होगा? मैग्नीशियम कार्बोनेट बन जाएगा और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो यह अलग हो जाएगा, जिससे पानी क्या हो जाएगा? मृदु हो जाएगा। मृदु होने पर हम उसका उपयोग क्या करेंगे? कपड़े धोने के लिए कर सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट जो है वह पानी में घुलनशील होता है। केलासीय सोडियम कार्बोनेट को खुला छोड़ने पर सरलता पूर्वक उसके केलासन जल उड़ जाते हैं और उसका श्वेत चूर्ण प्राप्त होते हैं। इसे ही धोने का सोडा कहा जाता है। धोने का सोडा आप लोगों ने देखा ही होगा। धोने का सोडा ऐसा दिखता है। अब इसका गुणधर्म क्या होगा और इसका क्या उपयोग है? इसका गुणधर्म है, कमरे के तापमान पर धोने का सोडा भूरे रंग का गंधहीन चूर्ण होता है। इसका जलीय विलयन में लिटमस का रंग नीला होता है। लाल लिटमस जब डालेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। अर्थात यह क्षारकीय प्रवृत्ति का है। यह आर्द्रता शोषक होता है। आर्द्रता शोषक का क्या अर्थ है? यह पानी को खींचता है, आर्द्रता को खींचता है। और उस सॉल्ट में क्या आ जाएगी? नमी आ जाएगी। अर्थात हवा में खुला रखने पर हवा की वाष्प को अवशोषित करता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से कपड़े धोने के लिए किया जाता है। कांच, कागज उद्योग और पेट्रोलियम के शुद्धिकरण के लिए भी सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है? आज हमने पढ़ा है हमारे उपयोगी पदार्थ के सब टॉपिक्स। लवण किसे कहते हैं? लवण वह यौगिक होता है जिसके अम्ल में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को किसी क्षारक के एक या एक से अधिक धनायन के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। फिर उसके बाद में सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, ब्लीचिंग पाउडर, धोने का सोडा, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। इसका क्या गुणधर्म है और क्या उपयोग है। तो इसका केमिकल नेम अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में यह पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। उसके पहले आपका गृह कार्य दिया गया है मैंने स्लाइड पर, इसे नोट कर लेना और इसे होमवर्क पूरा कर लेना। तो किसी को डाउट है तो आप पूछिए। कुछ डाउट है किसी को? किसी को कुछ डाउट नहीं है तो मैं वापस से रिवाइज करती हूँ। हमने आज क्या पढ़ा? दैनिक जीवन के महत्वपूर्ण लवण, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, विरंजक चूर्ण, सोडियम कार्बोनेट।